बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कंवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। जनाब, आपको पता है कि ये कराची है, रसूल बलाग है, और कराची जहाँ पे सबको रिस्क देता है वहाँ पर कराची में कोई भी शहरी अपने आप को किस हद तक महफूज तस्वुर करता है? क्या यहाँ पर अमनो अमान की सूरत हाल जो 2013 से पहले जो ऑपरेशन जब नहीं हुआ था लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से, उससे पहले जो हालात थे, गली गली में बोरीबंद लाशें, अमनो अमान की क्या सूरत हाल थी कि इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि ताजिर हजरात ने अपना बिजनेस कराची से उठाकर बांग्लादेश और तंजानिया में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था, और आपको नहीं पता था आप जा रहे हैं घर से तो वह जिंदा वापस आएंगे या नहीं आएंगे। फिर उस 2013 के ऑपरेशन के बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए, लेकिन एक ऐसा मसला, एक ऐसा खौफ जो आज तक हम उस पर काबू नहीं पा सके, और आज भी हम कराची वाले उस वजह से अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं, वो है स्ट्रीट क्राइम, छीना झपटी की वारदातें, आए दिन होने वाली डकैतियाँ। ये एक कराची का एक खौफ है जो किसी सूरत में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी रिसेंटली एक बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ, दिल को दहला देने वाला। एक नौजवान शाहरुख, जिसकी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसको इसी तरह की एक डकैती और स्नैचिंग की वारदात के दौरान उसके घर के बिल्कुल सामने अपनी माँ और बहन के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, और बाद में पता चलता है कि कत्ल करने वाला वो डाकू, वो डकैत कोई और नहीं, पुलिस एहलकार ही है। गो के बाद में उसने खौफ से गिरफ्तारी के खुदकुशी कर ली, लेकिन बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा कर गया। हम कराची वाले कितने महफूज हैं कराची में? क्या हम कराची में सफ़र करने से लेकर अपने घर पहुंचने तक, और अपने एटीएम से निकलने से लेकर अपना एक कीमती मोबाइल लेने तक, क्या हम महफूज हैं? अगर हम महफूज नहीं हैं तो फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस क्या कर रही है? आज ये तमाम पॉइंट ऐसे हैं जिनका हम अहाता करने के लिए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में पहली मर्तबा हम आपको एक स्ट्रीट क्रिमिनल से भी मिलवाएंगे जिसको गिरफ्तार किया गया है, और इसके अलावा एसएसपी सेंट्रल वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और जिनके साथ ये वारदात हुई है कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आवाम कराची की अपने आप को कितना महफूज तस्वुर करती है कराची में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। भाई, ये बताइएगा कि कभी आपके साथ ऐसा खुदा न खासा वाक़या हुआ है कराची में कि आपका मोबाइल छीना गया हो, या फिर कोई आपके साथ ऐसी डकैती हुई हो, आपको आपके सामान से महरूम कर दिया गया हो? बिल्कुल अनकरीब मैम मेरे साथ हुआ है। मेरी जेब में अभी भी FIR पड़ी हुई है। मेरा NIC चले गया, तो मैं थाने में FIR कटवाने गया, तो उन्होंने मेरे को बोला मैं आपको FIR भी दिखाता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला आप पैसे नहीं लिखवाओ, पैसे लिखवाओगे तो मसला होगा, ये होगा वो होगा। हमारी पुलिस ही सही हो जाए तो बस यहाँ के हालात कुछ सेट हो जाएंगे। कल भी एक बंदा मारा है, वो खुद पुलिस वाला ही था, इसने खुद को गोली मार ली ये गिरफ्तारी के खौफ से, और वो बंदा जिसने खुदकुशी की वो खुद पुलिस एहलकार था, जो कि शाहरुख मर्डर केस में डकैती के दौरान जो ये नौजवान का कत्ल हुआ था उसमें मुलविस था। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद अपने आप को कितना आप महफूज तस्वुर करते हैं कराची में? मैम यहाँ तो अभी आप इंटरव्यू ले रही हैं, लोग बेचारे डरते भी हैं, मैं भी डर रहा था, लेकिन डरे बंदा अल्लाह की ज़ात से। रोड पे जाते हैं, अभी मेरे पास FIR पड़ी है, अगर आप बोलती हैं मैं दिखाता हूँ। पुलिस वाले हमें ऐसे पकड़ रहे हैं, हम खुद महाजिर यहाँ के पैदावार, पुलिस वाले ऐसे पकड़ रहे हैं हमें टक टक टक, जैसे हम पता नहीं कोई पिंड से और कहाँ से आए हैं, हम कोई चोर डकैत। जो चोर डकैत खुलेआम घूम रहे हैं उनको नहीं पकड़ रहे। जो बेचारे रिहायशी हैं, कारोबार से अपने घर पे जा रहे हैं, 5 बजे हम घर जाते हैं, ऐसे चैम्बर मारते हैं जैसे कि सबसे बड़े डकैत हम हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं, कराची में अपने आप को कितना महफूज आप समझते हैं कि यहाँ पर आपको तसल्ली है कि आप बाहर निकलेंगे तो आपका मोबाइल नहीं छीना जाएगा, या आपके बटवे से आपको महरूम नहीं कर दिया जाएगा? एक खौफ सा होता है, एक खौफ सा होता है।
तो कभी आपके साथ ऐसी कोई वारदात हुई है? नहीं, इत्तेफाक है, अल्लाह ताला महफूज रखे। मेरे सामने तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। अल्लाह मियाँ सबको महफूज रखे। और बाकी ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गैर महफूज इंसान घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता कि जान के साथ आ सकता है, ये माल के साथ वापस आ सकता है, ये नहीं आ सकता। आपके घर में से किसी के साथ ऐसी कोई वारदात हुई हो, भाई के साथ या दोस्तों के साथ? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे और पूरे कराची को महफूज रखे। भाई, छोटे भाई के साथ मोबाइल छीना है लियाकताबाद 9 नंबर में। लियाकताबाद 9 नंबर में कोई, मैं बता रही हूँ ना, ऐसा घर नहीं है जहाँ अव्वल तो अब आपको कोई शायद ही कोई ऐसा शख्स मिले, इक्का दुक्का कोई आपको बहुत रेयरली ऐसा मिले जिसके साथ कभी ऐसी वारदात ना हुई हो स्नैचिंग की कराची के अंदर। लेकिन ऐसा तो कतई तौर पे मुमकिन नहीं है कि आपके घर में से किसी एक आधे शख्स के साथ ऐसी वारदात ना हुई हो, या आपके घर में से इवन के खवातीन के साथ भी ऐसी वारदात ना हुई हो। ऐसा भी आप बहुत कम ही अब देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका तो सारा वक्त ही सड़कों पे गुजरता है कराची की, ये बताओ अपने आप को महफूज समझते हो कराची में? नहीं बाजी, नहीं समझते अपने आप को, हम लोग महफूज नहीं समझते। कुछ 24 घंटे हमारे को खतरा होता है कि कभी कोई डकैत या कोई, वो पहले भी हमारे से मोबाइल भी छीन के ले गए, पैसे वैसे भी छीन के ले जाते हैं। तो मकसद है हमारा वो अपना हिसाब है कि सुबह निकलते हैं अल्लाह का याद करके, फिर कोई पता नहीं है किसी टाइम भी हमारे को डकैत मिल जाए। कभी नसीब से ले जाते हैं पैसे कर, कभी छीन के ले जाते हैं हमारे से लोग। वो ये भी नहीं देखते कि जिससे छीन रहे हैं वो तो खुद दिहाड़ी लगाकर अपने बच्चों की एक वक्त की रोटी लेकर जा रहा है, वो ये भी नहीं सोचते? ये चीज़ नहीं सोचते वो लोग। वो बोलते हैं बस हमारे को भाई जो चीज़ है हाथ ऊपर करो और जो चीज़ें निकाल के दे दो। शराफत से हम लोग गरीब आदमी मजदूरी करने वाले जो पैसे होते हैं वो भी निकाल के दे देते हैं, और मोबाइल वगैरह भी होता है वो भी दे देते हैं, ताकि अपनी जान बचा के घर वापसी चले जाते हैं। आपके साथ कितनी दफ़ा ये वारदात हुई है? मेरी दफ़ा तकरीबन 3 दफ़ा हुई है मेरे साथ जी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मिन्नत समाजत की हो कि भाई मेरे बच्चों का रोटी है, मैं कमा के लेके जा रहा हूँ, मैं कौन सा कोई अमीर आदमी हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ, कभी आपने कोई ऐसी मिन्नत समाजत की और उन्होंने तब सुन लिया हो, या फिर हमेशा ही वो सर पे खून सवार करके आए होते हैं कि बस अगले को देखना नहीं है कि उसकी क्या मजबूरी है, लूटना है बस? जी, हमने बोला है, काफ़ी दफ़ा बोला है भाई, हम गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे सुबह से निकलते हैं, शाम को अपनी बच्चों की रोज़ी लेके जाते, तो वो ये चीज़ नहीं सोचते। एक छोटा सा बच्चा आप देख रहे होंगे ये इस न्यूज़पेपर स्टॉल पर, और सुना है कि ये जो जगह है ये राबिया फ्लावर में, ये सामने है ये ताज पैराडाइज आर्केड, और सबसे बढ़कर ये पैराडाइज बेकरी, आप जिस एरिया में आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि आगे चल के जो है वो खासी वारदातें रोज़ का मामूल है, और वो भी दिन दिहाड़े। तो ज़रा मालूम करते हैं इस छोटे से बच्चे से, क्योंकि ये तो इधर ही होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, मैंने सुना है कि यहाँ पे वारदातें बड़ी होती हैं, स्नैचिंग वगैरह की? जी, आपने सही सुना है, यहाँ पे बहुत वारदातें होती हैं जी। तो दिन के वक्त में होती हैं, रात के वक्त में होती हैं, शाम में होती हैं, किस औकात में होती हैं? सारा दिन में किसी भी टाइम आ जाते हैं, मोबाइल छीन जाते हैं, पैसे लूट लेते हैं, कोई कुछ नहीं कहता उनको। तुम अकेले यहाँ पे खड़े होते हो, कभी तुम्हारे साथ तो खुदा ना खास्ता ऐसी वारदात नहीं हुई है? मेरे साथ यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन आगे पीछे मेरे साथ 2-3 वारदातें हुई हैं। तुमसे भी छीने गई हैं चीज़ें? जी, मेरे से पैसे छीने गए हैं, मेरे से मोबाइल छीना गया है, और मेरे घर के बाहर से भी मेरी बाइक चोरी हो चुकी है। मेरा पीछे ही रहता हूँ, यहाँ बहुत वारदातें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि कभी आपके साथ कराची में कोई छीना झपटी की वारदात हुई है, कोई मोबाइल छीना गया हो या आपको पर्स से महरूम किया गया हो? नहीं, हम सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं गिलगित बल्तिस्तान से, मेरा ताल्लुक़ है कराची यूनिवर्सिटी में, हम ज़ेर तालीम है। तो हमारे साथ तो अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। हमारे दोस्तों के साथ अलबत्ता ऐसे वारदातें, ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं, लेकिन इनकी जो जाहिर सी बात है, इनके पीछे एक पूरा माइंड सेट होता है और पूरा एक ग्राउंड बनता है और पूरा एक निज़ाम होता है। तो मेरे ख्याल से कराची हर हवाले से सेफ़ भी है, क्योंकि पाकिस्तान से मैसेज अच्छा जाना चाहिए। हाँ, एक आध अगर कहीं हो जाए तो ये माशरे में, हमारी सोसाइटी में उनका हिस्सा है, लेकिन इनको रोकना भी ज़रूरी है। इसके पीछे एक और वजह भी है, गुर्बत, और फिर ये जो बेरोज़गारी। तो अब बच्चा बेरोज़गार रहे, गुर्बत के मारे बच्चे क्या करेंगे? यानी अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको आपके ख्याल में ये क्लीन चिट मिल जाती है कि वो अगले को जाके उसके घर के चूल्हा बुझा दे, वो कर 2 पैसे लेके जा रहा है घर में, तो उससे उसको महरूम करके उसके बच्चों की रोटी छीन ले। मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि गवादी हमने जो इस्लाफ से मेराज पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आसमान ने हमको दे मारा, तो सुरैया से ज़मीं पर हम आ गए हैं। ये मुझे बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि कराची में आपके साथ स्नैचिंग की वारदात हुई हो? मैम लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अब तक नहीं हुआ, मैं बचा हुआ हूँ इस चीज़ से।
अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो हालात हैं यहाँ पे देख के, जो आपका फेयर है वो डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, और जो हालात यहाँ देखे जा रहे हैं कश्मीर रोड वगैरह पे देखें आप, जो भी वाक़या हुआ है तो कितना अफसोसनाक वाक़या है। और हम लोग इतनी बेहिस कौम है, हम लोग मरे हुए कौम है, हम लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे। गवर्नमेंट ने कोई इसमें ऐलान नहीं किया, मीडिया पे 4-5 दिन आया, ख़त्म हो गया। लेकिन किसी के घर का जवान लड़का जिसकी शादी 1 महीने पहले हुई है वो तो दुनिया से जा चुका है। वो तो क्या आपके इल्म में है कि उस केस में, शाहरुख का जो आप केस बता रहे हैं, उसमें जो सस्पेक्टेड था, जिसको पकड़ा गया, उसको पकड़ने के लिए भेजा गया, तो पता चला कि उसका वो जो क्रिमिनल था वो खुद एक पुलिस एहलकार था, और उसने जब देखा कि वो मेरी तरफ आ रहे हैं 4-5 पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करने के लिए, तो गिरफ्तारी के खौफ से उसने खुदकुशी कर ली। देखिए, अब जब हमारे जो मतलब समझिए जो हमारे मुहाफिज हैं वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो हम क्या अपने आप को सेफ फील करेंगे? मतलब बिल्कुल आप। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि आप कराची में ज़्यादा महफूज अपने आप को समझेंगे या लाहौर में, तो किसको कहेंगे? मैम देखिए, अगर हम तो बात करेंगे ओवरऑल पाकिस्तान की, तो हमारी कौम के अंदर जब ऐसी हरकतें हैं, जब पढ़ाई नहीं है, तालीम नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो पूरा पाकिस्तान सेफ नहीं है मेरे हिसाब से। कराची की बात नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करेंगे इस पर। इस वक्त स्ट्रीट क्राइम के मामले में कराची टॉप पर है। जी बिल्कुल, कराची टॉप पर है, क्योंकि देखिए कराची के अंदर जो है यहाँ के अपने सिटीजन कितने हैं। लाहौर में तो सारे जो उनके अपने वहाँ के रिहायशी हैं वही लोग हैं, पर आप कराची में देखें सिर्फ यहाँ पे कराची के रहने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी जो पीपल हैं वो सारे बाहर से आए हुए हैं। कराची में कौन है यहाँ पे ज़्यादातर? वैसे ये भी एक पॉइंट है, और ये जब हम एसएसपी साहब के पास जाएंगे तो हम ज़रा पूछेंगे कि क्योंकि कराची में हर कौमियत का शख्स है, कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पर रिस्क तलाश करने के लिए पाकिस्तान भर से हर कौमियत का, हर ज़ुबान बोलने वाला हर शख्स जो होता है वो कराची का रुख करता है। क्या जो क्राइम का रेशो बढ़ रहा है, इसमें इसका कोई हाथ है इस एलिमेंट का या नहीं है? जनाब, इस वक्त हम लोग एसएसपी ऑफिस गुलबर्ग आ चुके हैं, और एसएसपी सेंट्रल हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम साहब, और अभी हम उनके पास जा रहे हैं और देखते हैं वो हमारे सख्त तरीन सवालात के जवाब दे पाते हैं या तसल्ली नहीं हो पाती। और अब हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी सेंट्रल मलिक मुर्तज़ा तबस्सुम साहब। मलिक मुर्तज़ा तबस्सुम साहब, आप जानते हैं कि इस वक्त आपके लिए भी पूरे कराची में, इस वक्त अगर मैं पूछूं तो आपके लिए भी यकीनन सबसे बड़ा मसला जो है वो स्ट्रीट क्राइम का होगा, यकीनन तौर पे, क्योंकि इसमें इजाफा बहुत ज़्यादा है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं सर कि ये हर कुछ दिन के बाद इसमें कमी तो खैर जो है वो कभी भी नहीं आती है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि 2013 से लेकर अब तक, बल्कि इससे पहले भी कभी ऐसा वक्त हमने देखा हो कि कराची में स्ट्रीट क्राइम कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन हर कुछ अरसे के बाद इसमें शिद्दत क्यों आ जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी का सिलसिला नहीं आता, बल्कि ये बढ़ती रहती है। ये बिल्कुल ठीक है, उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। उसकी वजह यह है कि जो जिस तरीके से पॉपुलेशन और फिर एक्सपेंशन हो रही है सिटी की, वो इतनी ज़्यादा है, और उस हवाले से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो उसी जो 1970 की या 80s की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके ऊपर पुलिस स्टेशन चल रहे हैं, बल्कि उसके भी 40-50% के ऊपर स्ट्रेंथ चल रही है। पिछले 3 सालों में 2 इंटेक बिल्कुल नहीं हुआ, कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हुई, ट्रेनिंग नहीं हुई, तो ये शॉर्टेज और सीवियर हो गई। जबकि शहर की एक्सपेंशन जो है वो और आबादी उसी हिसाब से बढ़े जा रही है, तो जहाँ जितनी पॉपुलेशन होगी, गुंजान आबाद एरियाज़ होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वहाँ पे जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनका वजूद भी जो है वो नामुमकिन नहीं होता कि वो भी बढ़ता है और क्राइम ज़्यादा होता है। एक तो ये रीज़न है कि क्राइम मुसलसल बढ़ क्यों रहा है। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि इसमें जो वायलेंस का एलिमेंट आया है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम की वेव्स आती हैं, कभी ये वेव्स डाउन हो जाती हैं, कभी
क्राइम बाहर चला जाता है। बट जनरली हमने ये नोट किया कि ट्रेंड है कि जो विंटर्स में जो है ना, इसमें एक वेव आता है जिसमें वायलेंस, क्राइम की वारदातें, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो क्राइम की वारदातें हैं अक्टूबर से मुसलसल कमी है और अच्छी खासी कमी है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में वारदातों में मुसलसल कमी आई है, बट जो एलिमेंट ऑफ वायलेंस है वो बढ़ा है। उसकी रीज़न ये है कि जो विंटर में हमारे पास अफ़गानिस्तान से, और अभी तो खैर अदरवाइज़ भी अफ़गानिस्तान से जो इनफ्लो हो रहा है अफ़गान रेफ्यूजीज़ का, जो अफ़गानी लड़के हैं वो, फिर पंजाब और केपी के में सीवियर वेदर की वजह से वहाँ का जो एलिमेंट यहाँ पे मूव करता है, क्रिमिनल एलिमेंट, वो वायलेंट तरीके से देखें। फिर जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनको विंटर में सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रग्स की क्वांटिटी लेनी पड़ती है। अदरवाइज़ तो ये आपने देखा होगा कि फुटपाथों के ऊपर भी इनकी डेथ हो जाती है। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, जो स्ट्रीट क्रिमिनल है, वो गोली को अपना लास्ट रिजॉर्ट समझता है। जब तक वो समझता है कि गोली अगर मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा, तो उस वक्त तक वो गोली नहीं चलाता। और अगर वो गोली मारेगा भी सही तो वो टांगों में मारेगा। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है। इनको ड्रग चाहिए। अच्छा, आप इनके साथ मसला ये है कि आप डर के मारे भी यूँ थोड़ा सा करेंगे तो इनके माइंड में ये आ जाएगा कि इसने तो मुझे आंखें दिखाई हैं, तो फ़ौरन दे देगा। तो ये जो वायलेंस की रीज़न है, फिर अफ़गानिस्तान से और पंजाब से जो या केपी की से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स आते हैं ख़ासतौर पर इस सीज़न में, वो थोड़े जो है ना उसमें वायलेंस का जो एलिमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मुर्तज़ा साहब, अगर मैं पिछले ही कुछ दिनों की बात करूं तो इसमें कुछ इस किस्म की शिद्दत आई कि हमने देखा कि एक बहुत ही अफसोसनाक, ऐसे तो कई वाक़यात हुए लेकिन एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ कि उसमें एक नौजवान जिसकी सिर्फ 3 दिन पहले शादी हुई थी और फिर उसको उसकी बहन और माँ के सामने कत्ल कर दिया गया। मेरा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, कहीं भी कराची में हो जाए हमें उसका दुख होता है। वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हुआ है। आई एम श्योर कि SSP ईस्ट उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे और कोई ना कोई ज़रूर ब्रेक थ्रू हुआ होगा। मैं करंट नहीं हूँ उसके ऊपर, मैंने पूछा नहीं है। बहरहाल उसके ऊपर काम बहुत ज़ोर शोर से जारी था और आई एम श्योर कि वो मुजरमों तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपने एक रीज़न बताई है, इससे पहले भी मैं कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो हमेशा एक रीज़न बताई जाती है कि एक तो ये बताई जाती है कि देखें कि कराची में फैलाव इतना आबादी का हो गया है कि हर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से जिसको भी लगता है कि रोज़गार कमाना है, चाहे ऐसे कमाना है वैसे कमाना है, वो कराची का रुख कर रहा है और कोई रोक टोक है नहीं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ अफ़गानी है ये, तो सर ये फिर ज़ाहिर है कि हम एक उज़र तो पेश कर रहे हैं, तो इसका कोई सलूशन है या नहीं है? ये सिर्फ हम उज़र ही सिर्फ देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे? नहीं, देखें सलूशन है। हम तो बीइंग अ फील्ड कमांडर या फील्ड पे काम करते हुए हम एक चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। जो कंसर्न क्वार्टर हैं जिन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करना है या जो इस चीज़ को देख रहे हैं, उनके जैसे क्राइम बढ़ता है तो हमें कोई कहता तो नहीं है, हम खुद उसके ऊपर काम करते हैं ना, हमारे ट्रिगर्स ऑन होते हैं कि इसको रोकें। तो ये चीज़ जब आ रही तो जो कंसर्न क्वार्टर है, आई एम श्योर वो इस पे ऊपर काम कर रहे होंगे, इस पर काम हुआ भी है। यानी कि हम तब तक हमारा माल और हम कराची वाले स्टेक पे लगे रहेंगे जब तक कि वो फेंसिंग नहीं हो जाती। तो भाई जल्दी फेंसिंग करवा ले जिन्होंने करवानी है, ताकि यार हम तो कम से कम सुकून के साथ रह सकें। सर, आपके सेंट्रल में आपने कहा है कि काफ़ी हद तक आपने कंट्रोल किया है, अच्छी बात है। मुझे आप बताएंगे कि पिछले तकरीबन 3 महीने में अगर मैं आपसे पूछूं तो तकरीबन कितने ऐसे मुजरिमान आपकी कस्टडी में हैं जिनको पकड़ा गया है स्ट्रीट क्राइम जो है वो करते हुए? हमारी कस्टडी में क्रिमिनल जुडिशल रिमांड के ऊपर रहते हैं। केस टू केस वेरी करता है। हमने बहुत सारे गैंग जो मोटरसाइकिल थेफ्ट के थे, मोटरसाइकिल स्नैचिंग के थे, मोबाइल थेफ्ट और स्नैचिंग के थे, वो काफ़ी सारे गैंग हमने बस्ट किए हैं। पुलिस मुकाबले भी हुए हैं, काफ़ी सारे क्रिमिनल मारे भी गए हैं। कल भी हमारा एक पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 2 स्नैचर्स को हम इंजर्ड हुए हैं, ज़ख्मी हालत में पकड़े। आज भी हुआ है जिसमें एक पुलिस वाला भी ज़ख्मी हुआ है और 2 हमने क्रिमिनल्स को पकड़ा है। तो ये तो हमारी तो इनके साथ एक मुसलसल जंग चली आ रही है और चली रहेगी। हम इंशाल्लाह इनको इतनी आसानी से प्रिवेल नहीं करने देंगे। ये वेव्स आती हैं, कभी कभी एलिमेंट ज़्यादा नज़र आ जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि 4-5 ग्रुप ऊपर नीचे अगर कोर्ट से बेल पे आ गए हैं तो थोड़ी देर के लिए उसमें इजाफा होता है, बट ये लोग पकड़े जाते हैं। और मैं आपको एक और बात मज़े की बताता चलूँ कि जो भी क्रिमिनल हम पकड़ते हैं, आप ख़ुद भी उसका CRO या क्राइम का रिकॉर्ड उठा के देख लें,
वो 8-10 मरतबा 15 मरतबा बंद हो चुका होता है और 5-6 केसेस में जो है ना वो बेल पे होता है। तो ऐसा नहीं है हम कि वो हमारे हाथ से गुज़र के नहीं गया हो, बट हमें इस चीज़ पे भी सोचने की ज़रूरत है जुडिशरी के साथ बैठकर कि थोड़ा सा बेल के मामले में और इन चीज़ों को इतना लीनियंट ना लिया जाए। अब अगर हम जाहिर है कि मैं अभी आ रही थी तो आपका एक मैंने वो देखा एक आप ही के इस ऑफिस से बाहर कि बीट द क्राइम टुगेदर, यानी कि आप लोगों से भी कोई ताउन मांग रहे हैं। सर बेचारी कराची की आवाम तो और अपना नया मोबाइल लेते हुए उसका सांस अटक जाता है कि पत्नी कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही बाहर निकले कोई 2,000 रुपये 3,000 रुपये 5,000 रुपये भी अगर एटीएम से बाहर निकाल रहा है तो उसको ख़तरा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि नुक्कर पे जाते जाते तक जो है वो मुझसे छीन लिया जाए। तो ऐसे में आप उनसे कौन सा ताउन जो है वो दरकार है आपको? ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपकी परसेप्शन भी बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। और आप मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम का एलिमेंट ज़रूर है, बट इसको जितनी हाइप दी जा रही है ऐसी बात नहीं है। यही कराची था जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग घरों में भी महफूज नहीं थे, लोग अपने कारोबार नहीं कर सकते थे, सारी इंडस्ट्री शिफ्ट करके बांग्लादेश जा रहे थे, लोगों को भत्तों की कालें आती थीं, लोग किडनैप हो जाते थे फॉर रैंसम। एक एक दिन में 15-15, 16-16, 20-20 तक किलिंग्स होती थी। इसी पुलिस, इसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने काम किया है, उस चीज़ को ख़त्म किया। कोई और नहीं आया, हमें कोई यूनाइटेड स्टेट ने या कोई चाइना ने आकर ये कंट्रोल करके नहीं दिया, हम लोगों ने किया है। अब खुशी होती है ये सुनकर कि जब हमारे पास प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि 2,000 के मोबाइल छीनने का ख़तरा है, तो हम समझते हैं कि वो जो एक राह हमने देखा है अब लोग कम से कम उस सिरे से महफूज हो गए हैं। अब ये चीज़ आ गई, अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, इस चीज़ को भी इंशाल्लाह डाउन करेंगे। पर्सनली मैं समझती हूँ कि कराची की पुलिस जो है उसका भी बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन लोगों से अगर मालूम करें तो वो कहते हैं 2013 से पहले जो हालात थे, जो गोलियां आती थी किसी भी ताजर को, थोड़ा से भी उसके पास अगर पता चलता था कोई ताजर जो है वो कुछ मुनाफा कमा लिए तो उसके पास गोली जाती थी। वो तो तमाम चीज़ें हमने जो देखी है ना सीन, तो 2013 के बाद जब रेंजर्स को ये अहकामात मिले थे तो लोगों के दिमाग में तो ये परसेप्शन है कि भाई वो आए थे, उन्होंने क्लीन अप किया था, फिर उसके बाद हुआ। तो हम तो फिर भी ये कह रहे होते हैं कि इसमें हमारी पुलिस का भी बाकायदा तौर पे एक वो है। बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल हम किस तरीके से इससे बीट कर सकते हैं? रेंजर और हम एक हैं। हमने, आप खुद कह रही हैं कि लिखा हुआ है कि लेट्स बीट द क्राइम टुगेदर, तो हम एक हैं। पब्लिक भी हमारे साथ है, पब्लिक को इनकरेज होना पड़ेगा। अगर आप किसी क्रिमिनल एलिमेंट को देखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसका साथ दे रहे हैं, क्राइम का साथ दे रहे हैं। आपको अपने बच्चों को महफूज बनाना है आगे फ्यूचर में इन चीज़ों को, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। पब्लिक ही पुलिस की आइज़ एंड ईयर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन पब्लिक से ही आती है। कोई हमारे पास कोई अल्लाह दीन का चिराग या कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि हमें पता चल जाए, हमें पब्लिक से इन्फॉर्मेशन आती है और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। कहीं पे भी कोई एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ वो देखते हैं, उनको चाहिए कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, रेंजर को इन्फॉर्म करें। पुलिस और रेंजर दोनों इस शहर को महफूज बनाने के लिए कोशिश हैं और दोनों मिलकर कर रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। 2013 में जो भी एक्शन हुआ उसमें रेंजर ने जहाँ तक जितना रोल प्ले किया उससे ज़्यादा या उतना रोल पुलिस का भी उतना ही है। ठीक है, जब रेंजर आई तो ये ऑपरेशन उस तरीके से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि रेंजर पुलिस की हेल्प के लिए आई थी। उससे पहले भी पुलिस ने बड़े बड़े काम किए हैं और हम दोनों ने मिलकर इस चीज़ को बीट किया है, जो चीज़ आप माशरे में मौजूद नहीं है, और हम इंशाल्लाह स्ट्रीट क्राइम को भी बीट करेंगे। मैं अगर एटीएम से बाहर निकलूं और मुझे ये पता हो कि कॉर्नर पे कोई बंदा जो है वो मोटरसाइकिल में मेरा इंतज़ार कर रहा है, और अगर मैं कोई नया मोबाइल, मैं अभी तक अपना आईफोन नहीं ले सकी इस वजह से क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैंने ले लिया मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा काम इस किस्म का है कि मुझे हर जगह जाना पड़ता है, कहीं मैं लुट ना जाऊँ। तो मैं अपना, अगर आपने मुझे ज़ाती तौर पे मुझसे कहा है कि आप क्यों महफूज नहीं हो, तो मैं तो अपना परसेप्शन में यही दे रही हूँ। मैं क्या एज अ होस्ट नहीं, बाहैसियत कराची आइट में ये अपना दे रही हूँ ये नुक्ता नज़र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिन इलाकों के कुछ, जैसे कराची एक ऐसा शहर है कि हर एक पोश इलाके के पीछे एक ना एक कच्ची बस्ती ज़रूर होती है। आप मॉडल कॉलोनी देख लें, आप उसमें देख लें, तो सुना है कि वहाँ भी खासे ऐसे क्रिमिनल ऐसे एलिमेंट्स हैं कि उनको एक राह मिल जाती है बड़ी जल्दी से, वो वहाँ पे अपने आप को रूपोश कर लेते हैं, तो इस वजह से शायद उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। इज़ दैट ट्रू? आपके सवाल से पहले आपके कमेंट की ऊपर बात करूँगा। कितनी दफ़ा आपने एटीएम से पैसे निकलवाए और छीने आपसे? सर मैं एहतियात खुद करती हूँ
ठीक है, मैं खुद एहतियात करती हूँ और मुझे बाज़ दफ़ा काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि अगर मुझे बेवक्त अगर मुझे कभी पैसे चाहिए तो मैं नहीं निकलवाती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना एग्जेजरेट कर रही हैं मुझे ये लग रहा है चीज़ों को, एक्चुअल इस तरह नहीं है। रिसर्च है, अगर मैं एग्जैजरेट कर रही होती तो मेरे सामने ये पूरी रिसर्च है जिसके मुताबिक 54 ऑफ जो लोग हैं वो तो अपनी जान से गए, जो कि बहुत बड़ा एक फिगर है, और जबकि 458 ज़ख्मी हुए हैं। तो इससे बात अंदाज़ा लगा लें कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ नहीं, आप अपनी बात को एग्जेजरेट कर रही हैं, मैं इन फिगर्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर उठाकर देखें ये फिगर्स, ये पहले भी मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रीट क्राइम तो न्यूयॉर्क में भी कम नहीं है, वहाँ पे भी आप रात को बाहर नहीं निकल सकते, वो काले आपसे जो है ना उसी वक्त सारी चीज़ें ले लेते हैं। स्ट्रीट क्राइम तो हर जगह है, जहाँ पे देखें पॉपुलेशन होगी, जहाँ पे रोज़गार होगा, जहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट्स को हाइड आउट्स मिलेंगे, हमारे अनफॉर्चुनेटली अनप्लैंड एक्सपेंशन की वजह से, तो वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम होगा। हम केयरलेस हो जाते हैं, कल की बात है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उन क्रिमिनल्स तक भी पहुँचेंगे। कल की बात है कि पंजाब से एक फैमिली आई, उनको कराची में आए हुए घंटा भी नहीं हुआ और बच्ची को 500 रुपये दे दिए कि जाओ बाहर से शॉपिंग करो, और बच्ची 5 साल की है, वो बच्ची रास्ता ही भूल गई। आप बिलीव करेंगे कि मेरी टीम पूरी रात, छोटी बच्ची थी कि ये दूसरा केस ना हो जाए, ईथी सेंटर से लेकर एक एक मस्जिद, एक एक स्कूल, एक एक घर तक हमने पूरे न्यू कराची डिवीज़न में जाकर दरवाजे खटखटाए। सिर्फ अब वो गफलत है ना कि आप मतलब आपको पता ही नहीं है, बच्ची को पता नहीं है कि घर कौन सा है, आप चुप करके उनको बाहर भेज रहे हैं। आप बच्चों के साथ किसी बड़े बंदे को भेज दें, अगर उनको खाने के लिए कोई चीज़ देनी और डार्क आवर्स में आप भेज रहे हैं, तो एहतियात तो पब्लिक करेगी तो तभी बेहतर होगी ना। मुर्तज़ा साहब, मेरा एक आखिरी बस एक और सवाल बर्दाश्त कर लें, बड़ा भारी किस्म का सवाल है। आई होप कि जिस तरह आपने खंदा पेशानी से बाकी सवाल बर्दाश्त किए हैं ये भी कर लेंगे। सर, ये मुझे बताइएगा कि पुलिस के पास ये जो गन्स हैं, जो उसके पास गाड़ियाँ हैं, जो उनकी तरबियत है, उससे मुतमईन है आप? देखिए, तरबियत इक्विप्ड है हमारी पुलिस कराची में? हाँ, इक्विप्ड है, ऐसी बात नहीं कि इक्विप्ड नहीं है। और तरबियत और इक्विपमेंट तो एक ऐसी चीज़ है कि वो जितना आता जाए उतना कम होता है। तरबियत कभी कंप्लीट नहीं होती, लर्निंग प्रोसेस हमेशा आपकी सर्विस में, आपकी लाइफ में भी रहता है। आप 70 साल के भी हो जाएं तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। मलिक मुर्तज़ा तबस्सुम साहब मेरे साथ मौजूद थे। आई नो कि मेरे बड़े सख्त सवाल थे, मैंने कोशिश की कि उसमें ज़रा तलखी कम हो, लेकिन बड़ी खंदा पेशानी से आपने जवाब दिया। आई होप सो कि जो आपने इस वक्त मुझे बताया है कि कुछ बेहतरी हो सकती है आने वाले दिनों में, अल्लाह करे कि ऐसी हो। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि इस जिन को आप बोतल में बंद करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। देखिए, ये पूरी दुनिया में बोतल में बंद नहीं हो रहा, तो हम कैसे इसको बंद कर लेंगे? हम इसमें काउंटर मेजर्स ले सकते हैं, इसमें कमी ला सकते हैं, इसका सद्देबाब कर सकते हैं कि कम से कम हो। हम इनको पकड़कर जेल भिजवा सकते हैं, ये फिर वापस आकर फिर क्राइम करते हैं, हम इनको फिर पकड़ते हैं, जहाँ हमें हमारे साथ इनकी कन्फ्रंटेशन होती है वहाँ इनका मुकाबला भी करते हैं। और इस होप के साथ कि हम इंशाअल्लाह इनका जो हाइड आउट्स हैं वहाँ पे हम इनको स्ट्राइक करेंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, इसमें हम कमी ज़रूर लाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मलिक मुर्तज़ा तबस्सुम साहब। अभी हम देखते हैं कि इस वक्त मेरे पास ये ना पूरा पलंदा है, ये पूरा का पूरा। आप देख लें कि ये कराची में जो भी ऐसे मर्डर इंसिडेंट हुए हैं या फिर जो भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई है या स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे, तो ये जो मेरे पास पलंदा है इसको ज़रा रेक्टिफाई करते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है इसमें सच्चाई है और कितने वाक़यात ऐसे हुए। कुछ विक्टिम से भी बात करते हैं हम लोग। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना समनाबाद में और SHO वकार कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि अभी आपने अपने न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा कुछ दिन पहले ही कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाइयाँ शुरू हुई। और ये कार्रवाइयाँ किस वजह से की गई? ज़ाहिर है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातें हैं उसकी वजह से की गई, लेकिन कुछ कराची के ऐसे एरियाज़ हैं कि जो कि टारगेटेड हैं कि मतलब यहाँ पर आप अगर गए तो आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि यहाँ पे बेटा जा रहे हो या आप अगर जा रहे हैं तो
ज़रा थोड़ा सा ध्यान से, ख़ास तौर पर मगरिब के बाद ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स फिर रहे होते हैं। तो उन इलाकों में ज़रा थोड़ा सा ऑपरेशन हमारे कानों ने सुना कि कुछ इस किस्म के ऑपरेशंस वगैरह में तेज़ी आई है। तो यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि वकार साहब, कराची में फिर से एक दफ़ा जो है वो बेकाबू हो गया है स्ट्रीट क्रिमिनल का। ये जो एक अचानक ये बोतल में से धुएं की तरह निकलता है और ये जिन पूरे कराची को अपनी लपेट में ले लेता है। तो मुझे अब सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल मौजूद उनके हैं? क्योंकि इससे पहले जब हम आए हैं बात करके लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि हम बाज़ दफ़ा कॉल कर रहे होते हैं, पुलिस जो है वो बाज़ दफ़ा बल्कि अक्सर व बेशतर वक्त पे नहीं पहुँचती। लेकिन यहाँ पर आपने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा है बफर जोन और हैदरी के इलाके में। आपको सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कार्रवाई जब आप ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं, आपको इतला पहले कैसे मिलती है, पहले ये बताएं। देखिए, इतला मिलने के मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। इसमें एक बड़ा कॉमन सा सोर्स वो 15 है। जब आपको पुलिस हेल्प चाहिए तो बड़ा सिंपल है कि आप 15 पे कॉल करें। इसके अलावा अगर आप कंसर्न थाने के नंबरों से वाकिफ़ हैं या अगर आपके पास SHO का नंबर है तो आप उस पर भी कॉल करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी पुलिस की मोबाइल्स वैन्स जो हैं ये एरियाज़ के अंदर पेट्रोलिंग कर रही होती हैं, तो वो भी आपसे बिल्कुल नज़दीक होते हैं, आपके पास एक्सेस होता है, घूमते फिरते आपको पुलिस नज़र आ जाती है। आप उसी वक्त अगर आपके साथ कोई वाक़या हुआ है, कोई स्नैचिंग हुई है, और ऐसा भी हो सकता है कि इधर आपके साथ वारदात हुई है और उधर सामने से आपको मोबाइल आती हुई नज़र आ गई है, तो आप उसी वक्त फ़ौरी तौर पे बता सकते हैं। और ये इस तरह के वाक़यात हुए हैं, माजी में भी हुए हैं कि स्नैचिंग हो रही है और पुलिस मौके पे पहुंच गई है, इनकाउंटर हो जाते हैं, एक्यूज़ गिरफ़्तार हो जाते हैं। बाकी कराची एक बड़ा शहर है, स्नैचिंग्स तो बिल्कुल हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ भी उसी हिसाब से जारी हैं, हो रही हैं। एक्चुअली यही मैं जानना चाह रही थी कि देखिए, जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि साइमा बाजी हमने तो कॉल की थी 15 पे भी, और हमने तो फ़लाँ जगह भी कॉल की थी, लेकिन डकैती होने के काफ़ी देर बाद, हमारे साथ स्नैचिंग होने के काफ़ी देर बाद पुलिस आई थी। लेकिन आपने जिस तरह कहा है कि 15 ऐसा सोर्स है, ये कंसर्न थाने का अगर नंबर है, लोग हमें वहाँ पे जब हमसे रब्ता करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ स्नैचिंग हुई है या डकैती वहाँ पर कोई और कर रहा है, ज़ाहिर है कि वो बंदा जिसके साथ स्नैचिंग हो रही होगी वो उस वक्त तो ज़ाहिर आपको कॉल नहीं करेगा ना, मेरे साथ देखें स्नैचिंग हो रही है, तो कोई दूसरा करेगा तो ही आपको पता चलेगा। तो ऐसा क्या होता है कि किसी कॉल के ऊपर आप फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी कॉल के ऊपर ज़रा देर हो जाती है, आपको काफ़ी देर हो जाती है बाज़ दफ़ा? नहीं, इनफैक्ट होता ये है, देखें जैसे आपने ख़ुद कह दिया कि जब उसके साथ वारदात हो रही है तो वो इस काबिल नहीं है कि उस वक्त पुलिस को कांटेक्ट कर पाए ना। होता ये समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कॉल की थ्रू 15 कर दी या डायरेक्टली कर दी, पुलिस वहाँ से उस वाक़या से जहाँ पे ये वाक़या हो रहा था, स्नैचिंग हो रही थी, वहाँ से नज़दीक थी तो वो जल्दी पहुँच गई। अगर वो वहाँ से दूर थी तो उसको लाजमी बात है पहुँचने में टाइम लगेगा, कंजस्टेड शहर है, ट्रैफिक के मामला हैं, रश है, तो ये हो जाता है कि कभी आप जल्दी पहुँचते हैं, कभी आपको देर हो जाती है। इसमें फिर नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, जैसे अगर किसी वाक़े में हमें पहुँचने में देर हो जाती है और लाइक अगर स्नैचिंग का वाक़या है, तो हम उनसे लोगों जो एक्यूज़ थे, जो वारदात में इन्वॉल्व थे लोग, उनकी गाड़ी के बारे में पूछते हैं तो उन्होंने बाइक यूज़ की, आया वो कार में थे, नंबर या उनके हुलिये वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, उनकी उम्रें, इस तरह की चीज़ें हम फिर वायरलेस पे कंट्रोल पे मैसेज करते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली एक ख़बर पता चली, वो आपने भी जैसे सुन ली होगी, कि जो शाहरुख लड़का जिसका कश्मीर रोड पे अपनी शादी के तीसरे दिन ही अपनी वालदा और बहन के सामने डकैती के दौरान जी वो कत्ल हुआ, इंतहाई दिलखराश वाक़या। उसके बाद कुछ ही दिन में एक पेशरफ्त होती है, 2 से 3 दिन के अंदर पेशरफ्त होती है, और जिसको उसको जो मुश्तबा शख्स होता है, फरजंद जो कि गुलशन में रहता है, उसको जब देखते हैं तो वो तो ख़ुद एक अहलकार निकलता है, और उसके जब गिरफ़्तार करने के लिए, और उसमें कोई शक नहीं है कि उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ही जाती है, जब जाती है तो वो ख़ुदकुशी कर लेता है। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी की पूरी, ज़ाहिर है कि मैं जानती हूँ कि पुलिस ने कितनी शहादतें दी हैं इस दौरान में, मुझे पता है, लेकिन वो एक आता है ना परसेप्शन के, यार हम जिनको मुहाफ़िज़ समझ रहे हैं वही ऐसे निकल रहे हैं पूरी में। हालांकि मैं यहाँ पे लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, देखिए कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। ऐसी गंदी मछलियों
की वजह से ये मत समझिए कि पूरा तालाब आपका गंदा है, ये ज़रा थोड़ा सा याद रखिएगा। क्योंकि लेकिन फिर एक सवाल तो पैदा होता है ना कि मुहाफ़िज़ ही अगर ये वाला काम करेंगे तो फिर लोग किस पे भरोसा करेंगे सरकार? नहीं, बात ये है कि आपने खुद कह दिया कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, और अच्छे बुरे लोग सिर्फ पुलिस नहीं, हर डिपार्टमेंट में हर जगह मौजूद हैं। तो इस्लाह की ज़रूरत है। बाकी शर्मनाक बात है ये, ऐसा एज अ डिपार्टमेंट आपके लिए, पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए शर्मनाक, आप इसको मान रहे हैं कि ये वाकया आपके लिए भी जो है वो शर्मिंदगी का बायस बना है? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बहरहाल ये एक फ़र्द वाहिद का अमल था, इसके साथ पूरे डिपार्टमेंट को नहीं जोड़ा जा सकता। तो लेकिन ये है कि अफसोस होता है कि भाई हमारे डिपार्टमेंट का आदमी, और जिसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो लोगों की जान की माल की हिफाजत करना है, अगर वो इस तरह का एक्ट करे तो ज़्यादा फील होता है। अच्छा, उसका एक क्रिमिनल सुना रिकॉर्ड भी निकला है कि उसने पहले भी डकैती और इस तरीके से वो अपनी उसने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा ऐसे कह लें, या उसे ये कह लें कि ये उसके तो पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड अब उसका सामने आया या आपके पुलिस के इल्म में पहले भी होता है? देखें, ये तो जो पुलिस इस पे काम कर रही है, कंसर्न जो आईओज़ हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, जो फ़र्ज़ करें कि आपने रिकवरी वगैरह करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि जैसे ही हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि जब डकैती हो रही होती है, स्नैचिंग हो रही होती है और पुलिस मौके वारदात पे अगर पहुंच जाती है तो रेड हैंडेड उनको पकड़ा जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि जो नकदी या जो मोबाइल वगैरह छीने हों वो रिकवर हुए हों और वापस मिले हों? जी बिल्कुल, ऐसा मुतअद्दिद दफ़ा हुआ है। अगर स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अब तक हज़ारों की तादाद में मोबाइल फ़ोन रिकवर कर चुका हूं। मेरी स्पेशलिटी ख़ास तौर पे इस हवाले से है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे। तो हज़ारों की तादाद में मैं मोबाइल फ़ोन लोगों को वापस कर चुका हूँ। इस वक्त भी एक साहब मेरे पास मौजूद है, मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ज़िशान नाम है इनका। इनके 2 मोबाइल फ़ोन जो स्नैच हुए थे वो भी रिसेंटली इनको मैंने रिकवर करके दिए हैं। एक चीज़ मुझे अपनी मालूमात के लिए पूछनी है कि देखिए, आज जो हमारे हाथ में ये छोटा सा मोबाइल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 इंच का, इसके अंदर ना हम लोगों के बहुत सेंसिटिव डाटा भी हम लोगों का होता है। नंबर्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, बहुत सी मालूमात होती हैं। आपका बैंक अकाउंट हमारा एक क्लिक के ऊपर उस पर मौजूद होता है ऑनलाइन। तो जब आप फ़ोन रिकवर कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो इस चीज़ की श्योरिटी भी होती है कि उसके अंदर जो उसका डाटा वगैरह है उसको भी नहीं छेड़ा गया और वो महफूज है, या उसके लिए कहीं और जो है वो हमें बात करनी पड़ेगी? डाटा तो नॉर्मली ये मोबाइल स्नैच होने के बाद रीसेट हो जाते हैं, लेकिन इसको डाटा को दोबारा रीगेन किया जा सकता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर मौजूद है, ये आप दोबारा रीगेन कर सकते हैं, रिस्टोर हो। वो तो कर लेते हैं, लेकिन अगर इस दौरान में अगर उसने किसी डाटा को अगर उसने मिसयूज़ कर लिया हो तो FIA सिर्फ वही एक सोर्स है हमारे लिए, या फिर आप पुलिस भी इसमें कोई हमारी मदद कर सकती है? देखें, ये डिपेंड करता है कि उसने किस किस्म का डाटा यूज़ किया है और किस किस्म का ऑफेंस किया है। तो जिस किस्म का ऑफेंस होता है, जो उसे कंसर्न लॉज होते हैं, वही उसको डील करते हैं। समटाइम्स FIA डील कर रहा होता है, समटाइम्स पुलिस डील कर रही होती है। डिपेंड करता है कि उसने डाटा का यूज़ कैसे किया है। थैंक यू सो वेरी मच। वकार कैसर साहब आज SHO हमारे साथ मौजूद थे थाना समनाबाद के। जिस तरह कि इन्होंने बताया कि इन्होंने रिकवरी करवाई हैं कुछ मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि हमें मालूम है बीइंग अ कराचीआइट कि हमारे लिए हमारा मोबाइल जो होता है वो सिर्फ एक कनेक्टिविटी का या एक राब्ते का ज़रिया नहीं होता, बल्कि ये इसमें हमारा ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा इन्हिसार हमारा इस छोटे से मोबाइल पर होता है। 5 से 6 इंच के इस मोबाइल पर होता है। हमारा बैंक, ऑनलाइन बैंक ऐप हमारी जो होती है वो अमूमन इस पर एक्टिव होती है। हमारे तमाम बैंक अकाउंट की डिटेल्स इस पर होती हैं। तो अगर ये खुदा न खास्ता स्नैच कर लिया जाता है, अगर जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, तो ये याद रखिएगा कि कुछ मामलात होते हैं वो आते हैं FIA के, उनके ये उनका मामला बनता है, ये नौयत पे डिपेंड करता है। और कुछ मामलात होते हैं वो पुलिस के अंडर आते हैं। तो अभी हमारे साथ एक ऐसे विक्टिम हैं जिनका मोबाइल छीना गया, 2 मोबाइल छीने गए डकैती के दौरान। वो रिकवर हुए हैं। मैं ज़रा इनसे मालूम करती हूँ कि रिकवर होने में कितनी देर लगी। अब रिकवर कर लिया है तो क्या उसकी वही कंडीशन है उस मोबाइल की, या उसके अंदर जो डाटा है वो महफूज है या नहीं है?
चलिए जनाब, इस वक्त एक ऐसे कराची के शहरी जिनको बहुत सारे शहरियों की तरह उनके मोबाइल से और उनके वॉलेट से महरूम कर दिया गया था स्नैचिंग के दौरान में, और वो इस वक्त इसी थाने में मौजूद हैं। लकीली उनका मोबाइल, 2 मोबाइल थे उनके, वो रिकवर हो गए। तो इतने खुशनसीब ऐसी हर कोई कराची का शहरी नहीं होता, लेकिन जो है ज़रा उनसे हम मालूम कर लेते हैं। ज़ीशान मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, ये बताइएगा कि ये कितने दिन पहले आपके साथ वारदात हुई है स्नैचिंग की? ये बंद हो चुके हैं, मुझे मोबाइल स्नैच हुआ है। और तकरीबन मैंने फिर वकार कैसर साहब समनाबाद SHO को अपना डब्बा वगैरह तमाम डिटेल्स वगैरह दी थी। 2 मोबाइल फ़ोन्स थे मेरे, Oppo A31 और Oppo A92s। रोशन बाग ब्लॉक 19 से मेरा ये स्नैच हुए थे, वॉलेट और पैसे। अच्छा, किस टाइम पे ये स्नैचिंग हुई थी आपके साथ? थी आफ्टरनून में हुई थी, फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे आफ्टरनून, जुम्मे वाले दिन दोपहर के वक्त में। ठीक है, सही है। तो मुझे ये बताएं कि 1 महीने पहले जब आपके साथ ये वारदात हुई, ज़ाहिर है कि एक मोबाइल फ़ोन जो होता है वो सिर्फ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अब सिर्फ एक राब्ते का ज़रिया नहीं रहा है, बल्कि उसमें आपका पूरा डाटा होता है। तो जब तक कि ज़ाहिर है कि आपका मोबाइल किसी के दूसरे के हाथ में रहेगा, उस वक्त तक वो गैर महफूज ही होगा आपका डाटा। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने यहाँ पे FIR दर्ज करवाई, तो उसकी मतलब उसके कितने दिन बाद जो था वो इनको जो था वो आपने देखा कि मतलब कार्रवाई शुरू हो गई? 15 डेज़ बाद मेरे पास थाने से कॉल आती है कि आपका मोबाइल फ़ोन मिल गया है और आप आके यहाँ से ले जा सकें। तो फिर 15 डेज़ बाद मैं समनाबाद आया, मुझे मोबाइल फ़ोन मिल गया था और मेरे कैश और मेरा वॉलेट वगैरह सब कुछ मुझे मिल गया था। ठीक है। आपके कैश तकरीबन कितना था आपके पास उस वक्त? 25,000 रुपीज़ थे। 25, और 25 के 25 आपको मिल गए? जी, पूरे पैसे मिले थे। मोबाइल जिस तरह मेरा यूज़ हो रहा था उसी तरह मुझे मोबाइल वापस मिला। ठीक है। ये डिब्बा पैक की जो बात कर रहे हैं, वो मैं आपको एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूं। ये डिब्बा क्या, जो डिब्बा आपको पता है कि आप जो मोबाइल ख़रीदते हैं डिब्बा पैक होता है, कहते हैं ना डिब्बा ज़रूरी होता है। डिब्बा क्यों ज़रूरी होता है? ऐसी हालत में ख़ास तौर पे जिस वक्त अगर आपका फ़ोन खुदा ना खास्ता छिन जाए, तो जब आप रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे मोबाइल का नंबर पूछते हैं जो डिब्बे के ऊपर दर्ज होता है। आपका कोई भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, कोई भी हो, लेकिन उसका जो डिब्बा होता है वो बहुत ही काम का होता है। तो आपको वो डिब्बा जो होता है वो पुलिस स्टेशन ले जाकर जमा करवाना होता है, और ये बड़ा ज़रूरी होता है इसलिए क्योंकि अगर रिकवरी जब होती है आपके मोबाइल की, तो आपको मोबाइल सीधा सीधा आपके मोबाइल इस तरह नहीं दिए जाते, हैंड ओवर नहीं किए जाते, बल्कि उसका एक प्रोसेस होता है कि वो डिब्बे के अंदर डाल के फिर उसकी पूरी आपकी शनाख्त उसके ऊपर लिखी होती है, घर का एड्रेस लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, तब जाकर वो देते हैं। और इस दौरान में चूँकि उसका जो EMI नंबर जो होता है वो भी उसके ऊपर दर्ज होता है, वो भी बहुत काम का होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हो तो अपने मोबाइल का जो डिब्बा है, मोबाइल फ़ोन का डिब्बा, वो आपने लाजमी FIR दर्ज करवाने के बाद थाने में जमा करवाना है। अभी कल रात ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा है वारदात करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से। उन्हीं में एक मुजरिम इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है। इसकी हाथ की ये हथकड़ी और ये पीछे हवालात देकर हो सकता है कि कोई इबरत पकड़ ले अभी भी, और अगर कोई एक शख्स भी इबरत हासिल कर लेता है तो मेरे ख्याल में कि हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अंजाम, एक बात याद रखिएगा कि इन क्रिमिनल्स का भी अंजाम जो है वो ये ना समझे कि कोई बच जाएगा। अंजाम बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक ऐसे ही क्रिमिनल मेरे साथ मौजूद है। ये कब से तुम कार्रवाइयाँ कर रहे हो? मैडम 3-4 साल से कर रहे हैं, यारों दोस्तों के साथ होते थे, गैदरिंग में नशा करते थे, फिर वहीं से फिर वारदातें भी शुरू कर दी। पैसे होते नहीं थे तो फिर नशा भी करना होता था, आदी हो गए, तो इसलिए यारों दोस्तों के साथ निकल जाते थे, मोटरसाइकिलों पे वारदातें करते थे। ये मुझे बताओ कि तुम्हें खौफ नहीं आता कि खुदा ना खास्ता मेरी माँ, तुम्हारी भी तो कोई माँ होगी, तो कभी तुम्हें इस बात का खौफ नहीं आया कि ऐसी वारदात करते वक्त तुम खुद भी मौत का शिकार हो सकते हो, किसी गोली का निशाना बन सकते हो, कोई तुम अपनी गाड़ी के सामने रोन सकता है। जाहिर है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ वारदात हो रही है, उसके ख़ानदान के साथ वारदात हो रही है, वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। तो ये मुझे बताओ, कभी तुम्हें इस बात का खौफ नहीं आया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा तो जो होगा सो होगा, तुम्हारी माँ का क्या होगा? कुछ भी नहीं होता है, नशे के आदी हो गए मैडम, अब तो बस वारदातें करते हैं, गुजारा करते हैं अपना, खौफ डर कोई नहीं होता है। वारदातों को जब सोच लिया तो फिर बस या आर या पार है। तुम इतने सालों से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हो, जेल जाते हो, फिर छूट जाते हो, कभी तुम्हें हवालात और जेल, इसने कभी तुम्हें इस बात को सोचने पर मजबूर नहीं किया है कि मैं एक सीधे रास्ते पे आ जाऊं,
या मैं नशा छोड़ दूँ, कोई इबरत तुमने अभी तक हासिल नहीं की? कोशिश करिए नशा छोड़ने की, सेंटरों में जाते हैं वहाँ से भी सही वो लोग नहीं कराते, नशा नहीं छूट पाता, फिर दोबारा लत पे पड़े हुए वारदातें ही करते हैं तंग आकर। बाकी जेल जाते तो जमानत हो जाती है कहीं ना कहीं से। तो बस यही है, नशे की वजह से वारदातें करते हैं, डर खौफ कोई नहीं होता, नशा करके वारदातें करते हैं हम लोग। एंड तक यही करते रहेंगे, यानी कि इनसे अगर आप ये सोच रहे हैं कोई सबक हासिल ये करेंगे, कोई इबरत हासिल करेंगे, ये वो कौम नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं। इनसे आप ये बात ना रखें कि ये कोई इबरत का इनके लिए कोई मकाम होगा। नशा एक बहुत बड़ा इसमें एक एलिमेंट है, जो जब आप नशा करते हैं तो होता क्या है कि आपके सेंसेस इस कदर वो मुर्दा कर देता है, जब तक ये नशा आप पे तारी रहता है, कि आपको अपने पराए खूनी रिश्ते की या फिर किसी रिश्ते की जब पहचान ना रहे, तो फिर आपको जुर्म और एक बेगुनाही में, या फिर जुर्म या एक आम शहरी की हैसियत से जिस तरह एक सिविक सेंस के साथ हम सोचते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। ये फिर इनके लिए सिर्फ नशा ही होता है, और वो उसका जो एक आलम में होते हैं उसमें इनसे कुछ भी बैत की जा सकती है। मुझे ये बताओ कि तुम इतने सालों से ये कर रहे हो, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास रोज़गार भी नहीं है, तुम नशा भी करते हो, और तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जिस पर गोली चला रहे हो वो किसी का प्यारा भी हो सकता है, किसी अपने घर का वाहिद कफ़ील भी हो सकता है। इस वक्त अगर कराची के हालात को देखा जाए तो भले इस वक्त वो वाले हालात नहीं हैं जो 2013 से पहले के थे, लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम्स, ये जो वारदातें हैं, इनसे पीछा नहीं छूट रहा। क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि इस किस्म के जब लोग होंगे जिनको एहसास ही नहीं होगा, और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि ये जो नशा है ना, सिर्फ ये नशा एक जुर्म नहीं है, या सिर्फ ये एक लानत नहीं है। हम अक्सर देखते हैं ना कि नशा एक लानत है, ये सिर्फ एक लानत इसलिए नहीं है कि नशे करने के बाद जो होता है वो एक पड़ के आदमी जो है वो किसी भी जगह पड़ के सो जाता है या बेहोश हो जाता है, या उसकी एक ख़ास किस्म की एक मेंटल स्टेट होती है। बल्कि सबसे ख़तरनाक बात ये कि उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कहीं भी किसी की जान ले सकता है, ये इंतहाई कदम भी वो उठा सकता है, यहाँ तक कि अपनों की भी जान ले सकता है, और यहाँ तक कि वो अपनी भी जान ले सकता है। तो नशे को किस तरीके से अब ख़त्म करना है कराची से, हर तरह का यहाँ पे नशा हो रहा है, आइस से लेकर हर वो नशा जो जिसकी जितनी पसली होती है वो उस लेवल का नशा कर रहा है। इसके ऊपर सबसे पहले पकड़ करें, उसके बाद फिर ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में हो सकता है थोड़ी सी कमी आ जाए।